दोस्तों, दिल्ली के बंद कमरों में जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची और भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक कूटनीतिक मुलाकात करते हैं जो बाहर से दिखने में एक पारिवारिक मिलन जैसा लगती है, क्योंकि मोदी ने एक ऐसा नर्व छू दिया है कि भारत और जापान के रिश्तों के अंदर ताजगी और भावनात्मक संवेदनाएं एकदम से जिंदा हो जाती हैं। जितना ये बाहर से नॉर्मल लग रहा था, असल में वो दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक नक्शे के ऊपर एक भूचाल लाने वाला था। अभी दोस्तों, इस घटना को कुछ ही मिनट्स हुए थे कि बीजिंग के सत्ता के गलियारों के अंदर अचानक से खलबली मच जाती है। एक तरफ भारत और जापान के नेता मिल रहे होते हैं, कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे होते हैं, दूसरी तरफ चाइना के विदेश मंत्रालय से लेकर के उसके सरकारी मीडिया तक सब बौखला जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि कल तक दूसरों के मामलों में ज्ञान देने वाला चाइना आज पूरी तरह से बौखला उठता है? उसे अचानक से क्यों लगने लग गया कि उसकी सबसे कमजोर नस पर सबसे जोर से पैर रख दिया गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि चाइना का विदेश मंत्रालय एक झल्लाहट भरे बयान के साथ में सामने आया और आखिर पीएम मोदी ने जापानी पीएम को सीधे अपनी छोटी बहन क्यों बता दिया? इसके पीछे वो असली कहानी क्या है जो लोगों को पता चली तो जापान के अंदर भी इमोशनल बयार स्टार्ट हो गई है। और दोस्तों, क्या भारत और जापान ने मिलकर के ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार कर पाना अब ड्रैगन के लिए इम्पॉसिबल होने वाला है? और इसका कारण अमेरिका या फिर यूरोप बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दिल्ली के अंदर हुई यही मुलाकात है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच में जो कुछ हुआ है उसने चाइना की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, चाइना को लग रहा था कि यह मुलाकात बस कुछ कूटनीतिक औपचारिकताओं और कागजी समझौतों तक सीमित रहेगी, लेकिन बंद कमरों के पीछे जिस मास्टर स्ट्रोक पर मुहर लगी है उसने चाइना की पूरी घेराबंदी की रणनीति को तार तार कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच में दिल्ली के अंदर जो 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है उसके अंदर बात एआई की हुई है, सेमीकंडक्टर की हुई, रक्षा और स्पेस समझौतों की हुई। अगले 10 वर्षों के अंदर भारत के अंदर 10 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 5.9 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखने के ऊपर बात हुई। भारत के अंदर जापान की कंपनियों की तादाद दोगुनी करने का टारगेट रखा गया। बिजनेस के ऊपर जमकर के मंथन हुआ, लेकिन अचानक चाइना को ऐसा क्यों लगने लग गया कि ये सब उसकी घेराबंदी की, उसकी कमर तोड़ने की सबसे बड़ी और खतरनाक तैयारी है? क्या भारत और जापान ने मिलकर के चाइना की उस दुखती रग्गियों पर हाथ रख दिया है जिसे बीजिंग पूरी दुनिया से छिपाना चाहता है? तो दोस्तों, दुनिया मान करके चल रही थी कि भारत और जापान मिलेंगे, कुछ ट्रेड एग्रीमेंट साइन होंगे, आपस की चिकनी चुपड़ी बातें होंगी और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच में जो कुछ हुआ है उसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन को हिला करके रख दिया है। बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट या फिर डिफेंस फैक्ट की नहीं है, बात उस पर्सनल एंड स्ट्रेटेजिक केमिस्ट्री की है जिसने चाइना की नींदें हमेशा के लिए खराब करके रख दी है। दोस्तों, पीएम मोदी ने सरेआम मंच से सनाए ताकाइची को अपनी छोटी बहन बता दिया। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी। डिप्लोमेसी की दुनिया में ये वर्ड सिर्फ एक इमोशनल बयान नहीं होता, ये एक क्लियर सिग्नल है कि अब दोनों देशों का रिश्ता किसी फॉर्मल एग्रीमेंट का मोहताज नहीं है। ये एक ऐसा कमिटमेंट है जिसने चाइना को अंदर तक हिला करके रख दिया है, क्योंकि एशियन कूटनीति के अंदर जब दो बड़े नेता आधिकारिक प्रोटोकॉल को तोड़ करके पारिवारिक रिश्ते वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच का ट्रस्ट फैक्टर अब ब्यूरोक्रेसी की फाइल से बहुत ऊपर उठ चुका है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आखिर ऐसा क्या हो गया कि चाइना इतना ज्यादा बौखला गया? कल तक जो चाइना बांग्लादेश या दूसरे पड़ोसी देशों के मामलों में कह रहा था कि यह किसी दूसरे देश का मामला नहीं है, वही चाइना आज भारत और जापान की इस मुलाकात पर इतना ज्यादा बिलबिला क्यों रहा है? तो दोस्तों, चाइना के विदेश मंत्रालय ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के भारत दौरे और उनके बयानों के ऊपर बहुत ही तीखी और एग्रेसिव प्रतिक्रिया दी है। चाइनीज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
जुआ जियाकुन ने साफ लफ्जों के अंदर कहा है कि जापानी पीएम के बयान को कभी भी आधिकारिक मान्यता नहीं मिलेगी। उन्होंने इसे शांति, विकास और सहयोग के लिए क्षेत्रीय देशों की इच्छा के विपरीत बताया है। चाइना ने यहां तक कह दिया कि यह सोच टकराव और बंटवारे को बढ़ाने वाली है। अब दोस्तों आप जरा सोचिए, दो सॉवरेन स्टेट्स अपने द्विपक्षीय समझौतों के ऊपर बातचीत कर रहे थे। मीटिंग न्यू दिल्ली के अंदर हो रही थी, लेकिन दर्द बीजिंग के अंदर हो रहा था और यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आपको समझना होगा कि चाइना को मिर्ची आखिर किस बात की लगी है। जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची ने भारत यात्रा के दौरान अपने भाषण में एक टर्म का बार बार इस्तेमाल किया था, वो था फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। उन्होंने साफ कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर नियमों पर आधारित व्यवस्था यानी कि रूल बेस्ड ऑर्डर और साझा समृद्धि यानी उनकी शीर्ष प्रायोरिटीज के अंदर ये एक था। लेकिन दोस्तों चाइना को सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि ताकाइची ने बिना नाम लिए इंडो पैसिफिक के अंदर किसी एक देश के एकाधिकार को रोकने और सभी देशों के लिए संप्रभुता और स्वतंत्र व्यापार की वकालत कर डाली थी। चाइना इसे अपने लिए एक सीधा चैलेंज मानता है। दोस्तों चाइना की एक्सपेंशनलिस्ट पॉलिसी को लगता है कि साउथ चाइना सी उसके बाप का है और वहां से लेकर के इंडियन ओशन तक सिर्फ उसका ही प्रभाव होना चाहिए। लेकिन जब भारत और जापान एक साथ खड़े होकर के स्वतंत्र समुद्र की बात करते हैं तो यह सीधे तौर पर चाइना के एजेंडे के ऊपर बहुत बड़ा कूटनीतिक हथौड़ा है। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, सनाए ताकाइची कोई आम नेता नहीं है। चाइना शुरू से ही उनकी विदेश नीति को लेकर के बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। ताकाइची चाइना के खिलाफ अपने बेहद सख्त रुख के लिए पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती हैं। उन्हें ताइवान का बहुत बड़ा सपोर्टर माना जाता है और अगर आपको याद हो तो उन्होंने पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो याबे के उस ऐतिहासिक और पावरफुल बयान को फिर से दोहराया है जिसने चाइना की रातों की नींद उड़ा दी है। और दोस्तों वो बयान था, ताइवान के अंदर आपातकाल, जापान के अंदर आपातकाल है। दोस्तों ये बहुत बड़ा बयान है। चाइना के लिए ताइवान उसकी सबसे बड़ी दुखती रग है और जब जापान का टॉप लीडरशिप ये कहता है कि ताइवान पर कोई भी खतरा जापान के ऊपर खतरा माना जाएगा तो यह है चाइना के लिए एक रेड लाइन खींचने जैसा है। दोस्तों आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि अक्टूबर 2025 के अंदर जब सनाए ताकाइची ने कार्यभार संभाला था तब चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें बधाई संदेश तक नहीं भेजा था। यह डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का एक बहुत बड़ा उल्लंघन था जो दिखाता है कि बीजिंग ताकाइची से किस लेवल पर असहजता दिखाता है। ताकाइची का ताइवान के नेताओं के साथ में सीधा कम्युनिकेशन होता है जिसके कारण चाइना अक्सर बीजिंग के अंदर जापानी दूतावास के जरिए अपना विरोध दर्ज करवाता है। और अब वही ताकाइची भारत में आकर के भारत के प्रधानमंत्री के साथ में खड़े होकर के एक ऐसे पार्टनरशिप को मजबूत कर रही थी जो एशिया के अंदर चाइना के दबदबे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने का पोटेंशियल रखता है। दोस्तों चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि वो भारत को साउथ एशिया के अंदर और जापान को ईस्ट चाइना सी के अंदर उलझा करके रख दे। लेकिन अब पासा पलट चुका है। भारत और जापान ने एक ऐसा टू फ्रंट प्रेशर क्रिएट कर दिया है जिसकी कार्ड चाइना के पास में फिलहाल मौजूद नहीं है। अगर चाइना हिमालय के अंदर भारत के साथ कोई भी एग्रेसिव मूव दिखाता है तो जापान पैसिफिक के अंदर उसके लिए सीरियस सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट कर सकता है। और अगर चाइना ताइवान या फिर जापान के आसपास कोई भी मिलिट्री प्रेशर क्रिएट करता है तो इंडियन ओशन के अंदर भारत चाइना की सप्लाई लाइन का गला घोंट सकता है। दोस्तों मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाला चाइना का भारी भरकम एनर्जी इंपोर्ट सीधे तौर पर भारतीय नेवी की नजर में रहता है और यही कारण है कि चाइना का विदेश मंत्रालय अब इतनी हताशा भरी बयानबाजी कर रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं उस एंगल की जो इस रिश्ते को एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। भारत और जापान की ये रणनीतिक साझेदारी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। दोनों देशों ने फार्मा, रक्षा, तकनीक और निवेश समेत कई क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर सपोर्ट बढ़ाने के ऊपर सहमति जताई है। जापान के पास में हायर एंड टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और उनके पास में अथाह कैपिटल है। वहीं भारत के पास में एक विशाल ग्लोबल मार्केट है, स्किल्ड मैन पावर है और एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है।
दोस्तों, ये दोनों देश अपनी ताकत मिलाते हैं तो दुनिया की कोई भी सप्लाई चेन चाइना के ऊपर डिपेंड रहने के लिए मजबूर नहीं होगी। कोरोना के बाद से ही दुनिया चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन भारत और जापान का ये नया अलायंस इसे एक नए लेवल पर ले जा रहा है, जहां डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म की जा सके। और इसी को देखते हुए भारत के अंदर 2 ट्रिलियन जापानी येन यानी कि 1.18 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई इकोसिस्टम के अंदर चाइना का एक बहुत बड़ा डोमिनेंस रहा है, लेकिन अब जापान अपने तकनीकी निवेश को भारत की तरफ तेजी से शिफ्ट कर रहा है। 2026 के इस दौर में जब एआई और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज फ्यूचर की डायरेक्शन तय कर रहे हैं, भारत और जापान मिलकर के एक ऐसा अल्टरनेटिव इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो ग्लोबल पावर्स के लिए भी सबसे सुरक्षित और रिलायबल ऑप्शन बन रहा है। जापान का भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जापान का इन्वेस्टमेंट सीधे तौर पर चाइना को यह मैसेज देता है कि भारत के उस हिस्से के अंदर जहां चाइना अपना बेबुनियाद दावा ठोकने की झूठी कोशिशें करता है, वहां इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ में मजबूती से खड़ी है। जहां दुनिया प्रेशर देखती है, भारत वहां अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश करता है। दोस्तों, बाहर से फैसला नॉर्मल सा दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब दोस्तों, आते हैं उस पॉइंट पर जहां से हमने शुरुआत की थी, छोटी बहन वाला मामला। दोस्तों, मोदी की तरफ से ये शब्द ऐसे ही नहीं आ गए हैं। दरअसल हैदराबाद हाउस के अंदर पीएम मोदी और जापानी पीएम ताकाइची के बीच में हुई बातचीत के बारे के अंदर जो जानकारी रखने वाले ऑफिसर्स हैं, उनके मुताबिक पीएम ताकाइची ने मोदी को बताया था कि वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अपने बड़े भाई की तरह माना करती थी और उन्हें अपना आदर्श मानती थी, उनका सम्मान भी बहुत ज़्यादा करती हैं। ताकाइची ने ये कहा कि शिंजो आबे के मन में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए गहरा लगाव और काफ़ी गहरा सम्मान था। दोस्तों, आबे के इसी स्नेह को देखते हुए जापानी पीएम ताकाइची ने कहा कि अब वो पीएम मोदी को भी अपने बड़े भाई के रूप में ही देखती हैं। अब पीएम मोदी और दिवंगत जापानी पीएम शिंजो आबे के बीच में बेहद करीबी और व्यक्तिगत रिलेशन रहे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि 8 जुलाई 2022 को एक कट्टरपंथी ने शिंजो आबे की हत्या कर दी थी। ये घटना नारा के अंदर हुई थी, जो कि मौजूदा पीएम ताकाइची का संसदीय क्षेत्र है। दोस्तों, जापान के इतिहास के अंदर सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे के लीडरशिप के अंदर भारत और जापान के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे थे। आबे के साथ में अपनी गहरी दोस्ती के चलते पीएम मोदी 27 दिसंबर 2022 को खास तौर पर टोक्यो गए थे ताकि उनके राजकीय अंतिम संस्कार के अंदर हिस्सा ले सकें। वहां उन्होंने दिवंगत नेता की पत्नी अकी आबे से मिलकर के अपनी शोक संवेदनाएं भी प्रकट की थी। इस दौरान दोस्तों, मोदी काफी देर तक शिंजो आबे की तस्वीर के सामने अकेले चुपचाप खड़े रहे। जापानी लोग इस नज़ारे को देख करके काफी भावुक हुए थे। दोस्तों, ये दर्शाता है कि पीएम मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती कितनी गहरी हुआ करती थी। अब दिवंगत नेता शिंजो आबे के प्रति दोनों नेताओं के मन में मौजूद इसी गहरे सम्मान को देखते हुए पीएम मोदी ने भी बड़े भाई की भूमिका को सहर्ष स्वीकार कर लिया और जापानी नेता को छोटी बहन कह करके पुकारा। वहीं दोस्तों, जापानी पीएम ताकाइची ने भी भाई बहन के इस रिश्ते को खुलेआम और खुले दिल से स्वीकार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनको सुंदर छोटी बहन कहने के ऊपर खास तौर पर धन्यवाद दिया। ताकाइची ने कहा कि दोनों नेता एक ही विचार रखते हैं और ये अनूठा रिश्ता उस आपसी समझ को दर्शाता है जो उनके बीच में निजी बातचीत के दौरान बनी है। अब दोस्तों, असली बात पर आता हूं। डिप्लोमेसी के अंदर शब्दों का वजन हथियारों से भी बहुत ज्यादा भारी होता है। जब पीएम मोदी ने ये शब्द इस्तेमाल किए तो उन्होंने एशियन वैल्यू सिस्टम का एक बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया। चाइना हमेशा से कोशिश करता है कि एशियन देशों के बीच में एक कोल्ड वॉर वाली स्थिति क्रिएट करी जा सके, लेकिन भारत और जापान ने इस रिश्ते को एक कल्चरल और फैमिलियर टच दे करके उस दीवार को तोड़ दिया है। यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट लगभग 0 हो चुका है। दोस्तों, जब दो देशों का टॉप लीडरशिप इस लेवल के विश्वास के ऊपर कायम रहता है तो वहां कोई भी तीसरा देश, खास करके चाइना जैसा देश, कोई दरार पैदा नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस पूरी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का असर सिर्फ बीजिंग तक सीमित नहीं है।
आसियान कंट्रीज जो सालों से साउथ चाइना सी के अंदर हाई रिस्क सिचुएशन का सामना कर रहे थे, वो अब भारत और जापान की इस पार्टनरशिप को एक नई उम्मीद की तरह देख रहे हैं। वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों को अब ये स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि अगर वो दबाव के खिलाफ खड़े होते हैं तो इंडो पैसिफिक के अंदर एक ऐसा मजबूत ब्लॉक तैयार किया जा सकता है जो पावर बैलेंस को बनाए रखे। दोस्तों, एक आम भारतीय के नजरिए से सोचिए ये सब कुछ क्यों महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पॉलिसी का विषय नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल स्टैंडिंग का सीधा विषय है। जब जापान जैसा टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश भारत को अपना सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है तो इससे भारत के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, हमारे यूथ के लिए मॉडर्न सेक्टर्स के अंदर जॉब क्रिएट होती हैं, हमारी आर्मीज के लिए बेहतर डिफेंस इकोसिस्टम डेवलप होता है और दुनिया के मंच पर भारत का पासपोर्ट और ज्यादा वजनदार हो जाता है। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब भारत को अपनी सुरक्षा चिंताओं के लिए बार बार दुनिया को समझाना पड़ता था, लेकिन आज का भारत अपनी शर्तों के ऊपर नैरेटिव को सेट कर रहा है। चाइना की झल्लाहट का दोस्तों एक और बड़ा कारण है और वो है ग्लोबल नैरेटिव का भारत के पक्ष में मजबूती से खड़े होना। चाइनीज प्रवक्ता का यह कहना कि जापानी पीएम के बयान को कभी आधिकारिक मान्यता नहीं मिलेगी, दरअसल उनके आइसोलेशन को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। उन्हें मालूम है कि इंडो पैसिफिक की जो परिभाषा भारत और जापान तय कर रहे हैं उसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देश पहले ही अपना सपोर्ट दे चुके हैं। क्वाड का पूरा मैकेनिज्म इसी बुनियाद के ऊपर खड़ा है। चाइना ने बहुत कोशिश की कि वो प्रोपेगेंडा के जरिए इसे बदनाम करे, लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को कायम रखते हुए इस पूरे प्रेशर को बहुत ही शानदार तरीके से डाइल्यूट कर दिया है। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है, भारत ने इससे क्या अचीव किया है? तो दोस्तों, भारत ने इससे हासिल किया है वो स्ट्रैटेजिक लेवरेज जो उसे ग्लोबल पावर टेबल के ऊपर सबसे अलग खड़ा करता है। भारत ने बिना कोई शोर मचाए चाइना के माइंड गेम को उसी के खिलाफ पलट करके रख दिया है। चाइना ताइवान को लेकर के जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जापान के ऊपर बिल्डअप कर रहा था, भारत ने उस प्रेशर को काउंटर करने के अंदर जापान को एक सॉलिड डिप्लोमेटिक स्पेस दे दिया है और बदले में जापान ने भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक को मजबूत करने के लिए अपना पूरा सपोर्ट अलाइन कर दिया है। दोस्तों, डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर दोनों देशों का ये सहयोग फ्यूचर के अंदर जॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के नए रास्ते खोल रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का ये मूव आने वाले टाइम के अंदर गेम चेंजर साबित होगा या दुनिया अभी भी भारत की ताकत को कम आंक रही है? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।